रोहित एंड रवि दोनों ने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी 25 की उम्र में शुरू की, अपनी पहली जॉब लगते ही। रोहित की इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी थोड़ी सेफ थी। उसके मम्मी पापा ने उसको एडवाइस किया कि कुछ ही महीनों की सेविंग से एफडी में अपने पैसे डाल दो, जहां पे आपको पता है कि ऑन एन एवरेज 6 से 7% का रिटर्न मिलता है। तो पहले 3 साल रोहित को अपने एफडी इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट कुछ इस तरीके का आया। टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, टाइम पीरियड 3 साल, तो टोटल वैल्यू आया 1,23,144 रुपीज। उसके बाद रोहित को लगा कि ये ग्रोथ तो कुछ है ही नहीं, असली पैसे तो स्टॉक मार्केट में बनते हैं। अभी उसकी एज 28 हो चुकी है और उसने डिसाइड किया कि अब एफडी वगैरह में इन्वेस्ट नहीं करना है, अब डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। फिर से अपने फैमिली मेंबर से उसने डिस्कस किया। उन्होंने उल्टा उसे मना किया कि नहीं, एफडी सबसे बढ़िया है, कोई रिस्क नहीं है, आपको फिक्स्ड पैसे मिलने वाले हैं। लेकिन जैसे तैसे उसने अपने परिवार को कन्विंस किया और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की परमिशन ले ली। उनके परिवार वालों ने एक कंडीशन ये रखी कि तुम सिर्फ इंडिया के टॉप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करोगे, यानी ब्लू चिप कंपनीज पे, जो ऑलरेडी काफी बड़ी हो चुकी है और जिसका डूबना बहुत मुश्किल है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिससे रोहित लॉन्ग टर्म में 12 से 15% का रिटर्न अचीव कर सकता है। रवि की स्ट्रैटेजी थोड़ी रिस्क टेकिंग वाली थी। उसका ये मानना था कि अगर मैं अपनी मेहनत के पैसे कहीं पर इन्वेस्ट करूं तो मुझे वहां से ज्यादा रिटर्न्स कमाने हैं। वो उन स्टॉक्स को ढूंढने पर फोकस करता जहां पर रिटर्न्स 10 गुना, 20 गुना या इवन 100 गुना हो सकता है। रवि का फिलॉसफी था, मुझे अपने स्टॉक मार्केट रिटर्न से इतने पैसे कमाने हैं कि फ्यूचर में इस पैसों से लाइफ के सारे ड्रीम्स को अचीव कर सकूं। रोहित 28 की उम्र में उसने शुरुआत की 25,000 महीने से और 50 साल की उम्र तक उसने इन्वेस्ट किया, यानी स्टॉक्स में रोहित ने कुल अपना टाइम 22 साल दिया। रोहित का पोर्टफोलियो कुछ इस तरीके का था। उसने 13% का रिटर्न अचीव किया, जिससे उसका टोटल वैल्यू हो गया था 3,77,00,000 रुपए। रवि ने अपना टाइम और एनर्जी लगाया रिस्की इन्वेस्टमेंट्स पे। उसने शुरू किया 10,000 महीने से, लेकिन 25 की उम्र से। तो रवि ने ऑन एन एवरेज 20% का रिटर्न अचीव किया, तो उसका टोटल वैल्यू हुआ 8,62,00,000 रुपए। अगर आप दोनों की टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड देखें तो रवि ने 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और उसे 8,62,00,000 में ग्रो किया, और वही रोहित ने 66 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया और उससे 3,77,00,000 रुपीस तक उसे ग्रो किया। यानी रवि ने 36 लाख रुपीस कम इन्वेस्ट करके 5 करोड़ ज्यादा कमाया रोहित से। आज मैं आपके साथ वो सारे अमेजिंग स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जो मैंने सीखी है 100 बैगर्स, स्टॉक्स दैट रिटर्न 100 to 1 एंड हाउ टू फाइंड देम, जिसके ऑथर है क्रिस्टोफर मेयर। इस बुक में बताया गया है कि स्टॉक मार्केट में उन कंपनीज को कैसे ढूंढे जो हमारे पैसों को 100 गुना कर सकती है। साथ ही साथ हम इंडियन कंपनीज की भी केस स्टडीज देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज ने इंडियन इन्वेस्टर के पैसों पर 100 बैगर्स रिटर्न्स दिया है। इंट्रोडक्शन 100 बैगर्स। 2011 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जहां इन्वेस्टर चार्ल्स एक्रे ने स्पीच दिया था। उन्होंने कहा था कि मैंने 1972 में एक किताब पढ़ी थी 100 to 1 इन स्टॉक मार्केट बाय थॉमस फिलिप्स। उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे असली पावर समझ में आई कंपाउंडिंग कैपिटल का, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा कि इस बुक को जरूर पढ़िए, क्योंकि मेरी इन्वेस्टिंग सक्सेस में इस बुक का बहुत बड़ा रोल रहा है। जहां बड़े बड़े दिग्गज जैसे पीटर लिंच बात कर रहे थे 10 बैगर्स का, वही थॉमस फिलिप्स उस बुक में बात कर रहे थे 100 बैगर्स का। बैगर्स यानी टाइम्स, 10 बैगर्स का मतलब है 10 टाइम्स यानी 10 गुना, ऐसे ही 100 बैगर्स का मतलब है 100 टाइम्स यानी 100 गुना। और उस कॉन्फ्रेंस में इस बुक के ऑथर क्रिस्टोफर मेयर भी थे। उन्होंने जल्दी उस बुक को खरीदा और सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा और ये कहा कि ये मेरी फेवरेट बुक बन चुकी है इन्वेस्टमेंट के बारे में। उस बुक का मेन आइडिया जो ऑथर को समझ में आया कि बाय राइट एंड होल्ड ऑन, यानी सही स्टॉक्स को खरीदो और उसे लंबे समय तक होल्ड करो। जैसे उस किताब में एक केस स्टडी था ऑथर थॉमस के एक फ्रेंड कार्ल पेटीट का, जो बाय प्रोफेशन इंडस्ट्रियलिस्ट, इन्वेस्टर एंड इन्वेंटर थे। उनके फ्रेंड कार्ल ने एक गलती ये की कि उन्होंने अपने सारे IBM के स्टॉक्स को बेच दिया खुद का ब्रोकरेज बिजनेस शुरू करने के लिए। अप्रोक्सीमेटली उन्होंने 8 करोड़ रुपए में बेचा था अपने सारे स्टॉक्स, जो कुछ ही सालों में IBM का स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उस 8 करोड़ की वैल्यू 1,65,000 करोड़ हो चुकी थी। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर उन्होंने इन स्टॉक्स को नहीं बेचा होता तो वो कितने पैसे कमा लेते, और ये वैल्यू उनके ब्रोकरेज फर्म से कई ज्यादा गुना है। एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि जब थॉमस की हेल्थ रीजन की वजह से डॉक्टर को पेमेंट करना था, तब उन्होंने 1954 में पोलोराइड स्टॉक्स को बेचकर 6 लाख रुपए दिए थे डॉक्टर को। लेकिन उन स्टॉक्स का वैल्यू आने वाले 20 सालों में 70 करोड़ हो चुका था। तो थॉमस फिलिप्स कहते हैं कि मुझे वो डॉक्टर का विजिट बहुत महंगा पड़ गया। अब आपके मन में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि स्टॉक्स को हर साल कितना कंपाउंड करना पड़ेगा जिससे कि वो 100 बैगर्स बन सके। अगर 14% हर साल एक स्टॉक ग्रो होता है तो 35 साल लगेंगे उसे 100 बैगर्स बनने में। उसी तरह अगर वो 36% हर साल ग्रो होता है तब 15 साल में ही आपका इन्वेस्टमेंट 100 गुना हो जाएगा। ऑन एन एवरेज एक स्टॉक को 100 बैगर्स रिटर्न
देने में 26 साल लगते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, टाइटन, एशियन पेंट्स, ऐसे कई सारे शेयर्स है जिन्होंने इन्वेस्टर के पैसों पर 100 गुना से ज्यादा रिटर्न्स दिया है। जैसे कोटक महिंद्रा बैंक 30 दिसंबर 2002 में उनका एक शेयर का प्राइस था 8.26 रुपीस और 16 जनवरी 2023 में इसका एक शेयर का प्राइस है 1784.80 रुपीस, ऑलमोस्ट 200 गुना ज्यादा। यानी कोटक महिंद्रा बैंक एक 100 बैगर्स नहीं बल्कि 200 बैगर स्टॉक है। टाइटन कंपनी लिमिटेड की बात करें तो 30 दिसंबर 2002 में इनका एक शेयर का प्राइस था 3.70 रुपीस और 16 जनवरी 2023 में इसका एक स्टॉक का प्राइस है ऑलमोस्ट 2400 रुपीस। तो ये अप्रोक्सीमेटली 650 टाइम्स ग्रो हुआ है सिर्फ 20 सालों में। एशियन पेंट्स का 1 जनवरी 1999 में एक शेयर का प्राइस था 11.88 रुपीस और आज इसका प्राइस है अराउंड 2900 रुपीस, जो अप्रोक्सीमेटली 250 गुना है। तो बेसिक लेसन यही है कि हमें लंबे समय तक होल्ड करके रखना है सही कंपनी को, लेकिन आजकल लोगों का होल्डिंग पीरियड सिर्फ कुछ महीनों का है। थॉमस विल्क की बुक में 1932 से 1971 के बीच 100 बैगर्स कंपनीज पे रिसर्च किया गया है, लेकिन इस बुक में 1962 से 2014 तक 100 बैगर स्टॉक्स पे स्टडी किया गया है। इस स्टडी में 365 यूएस कंपनीज पर रिसर्च किया गया है जो आपके 1 लाख रुपए को 1 करोड़ में कन्वर्ट कर दिया होता। पहला स्ट्रैटेजी जो मैंने इस बुक से सीखा है वो है कॉफी कैन पोर्टफोलियो। रॉबर्ट कर्बी वो 1980s में सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी कैपिटल ग्रुप में टॉप पोर्टफोलियो मैनेजर थे और जर्नल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में 1984 में उन्होंने कॉफी कैन पोर्टफोलियो को पहली बार इंट्रोड्यूस किया। कॉफी कैन कॉन्सेप्ट बहुत ही पुराना है, जब लोग अपनी कीमती चीजें कॉफी कैन में रखा करते थे, अपने मैट्रेस के अंदर छुपाया करते थे, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में। इसका 2 रीजंस था, नंबर 1 सिक्योरिटी, नंबर 2 इमरजेंसी फंड। तो कॉफी कैन पोर्टफोलियो का आइडिया बहुत ही सिंपल है। आप सबसे पहले बेस्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और उसे होल्ड करते हैं मिनिमम 10 साल के लिए, और इन 10 सालों में आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, स्पेशली आप उसे बेचते नहीं हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, ना बेचने का। रॉबर्ट कर्बी जब किसी एक अन्य बड़े कंपनी में काम करते थे जहां वो इंडिविजुअल व्यक्ति को काउंसलिंग देते थे और स्टॉक्स भी रिकमेंड करते थे, तब एक बहुत ही यूनिक केस स्टडी उनके पास आया। एक लेडी उनके पास आई जिनके पति का देहांत हुआ था रिसेंटली और उनके हस्बैंड ने पिछले 10 साल से इस कंपनी के लॉयल कस्टमर थे। लेकिन एक ट्विस्ट ये था कि जब रॉबर्ट कर्बी उन्हें बाय रिकमेंड करते थे तो वो तुरंत ही कभी 3 लाख कभी 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते थे। लेकिन जब भी रॉबर्ट या उनकी टीम उनको सेल करने के लिए बोलते थे तो वो इस कॉल को इग्नोर करते थे। अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि कुछ स्टॉक्स 60 से 80% अपना वैल्यू गवा चुकी थी, पर कुछ स्टॉक्स जिसमें उनके क्लाइंट ने 4-5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे वो अब 80-90 लाख रुपए हो चुका था और एक स्टॉक ऑलमोस्ट 7 से 8 करोड़ रुपए का रिटर्न्स दे रहा था और वो कंपनी थी जेरोक्स। तो इस मेथड से हमें 2 लर्निंग सीखनी है। नंबर 1, कॉफी कैन मेथड ज्यादातर लोगों के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। बेस्ट कंपनीज की स्टॉक्स को बाय करो और उसे होल्ड करो लंबे समय तक, मिनिमम 10 साल के लिए। नंबर 2, कॉफी कैन पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स आप चुनते हो उसमें आपको ध्यान देना है कि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी हो और आपको सिर्फ वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी के साथ ही इन्वेस्टेड रहना है। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग को डिटेल में समझने के लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में मुझे आप ये बताइए कि अगर आप खुद का कॉफी कैन पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आप टॉप 3 कौन सा कंपनीज को डेफिनेटली इंक्लूड करेंगे अपने कॉफी कैन पोर्टफोलियो में और ऐसा क्यों। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। चलिए अब आते हैं दूसरा स्ट्रैटेजी जो मैंने इस बुक से सीखा है, वो है ट्विन इंजन। इमेजिन करिए कि एक कार है जो 300 किलोमीटर 6 घंटे में ट्रैवल कर सकती है, लेकिन उस कार में सिंगल इंजन की वजह से कार को बार बार रेस्ट देना होगा आपको और शायद ये सेफ भी नहीं है एक स्ट्रेच में अपने कार को इतना ड्राइव करना। वही दूसरी कार है जिसके पास 2 इंजन है। इसका फायदा ये है कि आप डिस्टेंस भी जल्दी ट्रैवल कर सकते हैं और आपको रेस्ट भी कम देना पड़ेगा। सेम कॉन्सेप्ट है 100 बैगर्स में भी। एक कंपनी को 100 गुना रिटर्न देने के लिए 2 इंजन से चलना होगा। इंजन नंबर 1 है ग्रोथ इन अर्निंग्स और इंजन नंबर 2 है ग्रोथ इन पी रेशियो। पहला इंजन है ग्रोथ इन अर्निंग्स। किसी भी कंपनी को 100 बैगर्स बनने के लिए कांस्टेंट ग्रोथ चाहिए अर्निंग्स में। इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है, अगर कंपनी लगातार पैसे कमाएगी तभी तो ग्रोथ मिलेगा। थोड़ी देर में हम री इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सीखेंगे कि क्यों वो बहुत क्रूशियल है। इन शॉर्ट, कंपनी को अपने हर एक डायमेंशन में ग्रोथ करनी पड़ेगी, जैसे रेवेन्यू में, अर्निंग्स में, प्रॉफिट मार्जिन में, मार्केट शेयर में एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली EPS यानी अर्निंग्स
पर शेयर में। ऐसा देखा गया है कि अगर ईपीएस कंपनी की बढ़ती है तो उसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ता है। ईपीएस का मतलब है एक कंपनी अपने एक शेयर से कितना कमाती है। दूसरा इंजन है ग्रोथ इन पीई रेशियो। टोनी नाम के एक व्यक्ति ने जो टीएस एनालिसिस पे काम करता है, उन्होंने एक 15 पेज का इनफॉर्मल रिसर्च पेपर शेयर किया है जिसका नाम है एन एनालिसिस ऑफ 100 बैगर्स। आपको ये ऑनलाइन फ्री में मिल जाएगा। उन्होंने 1900 बैगर्स कंपनी का रिसर्च किया है और कुछ कंक्लूजन हमारे साथ शेयर किया है। कंक्लूजन नंबर 1, जो कंपनी स्ट्रॉन्ग होते हैं उनका अर्निंग्स ग्रो होने के साथ साथ उनका पीई रेशियो भी बढ़ता है। अर्निंग्स यानी कंपनी की आमदनी और पीई रेशियो एक कंपनी को वैल्यू करने में हेल्प करता है इनके करंट प्राइस से अर्निंग्स पर शेयर को डिवाइड करके। करंट प्राइस यानी उस कंपनी का उस दिन का शेयर प्राइस कितना है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं और खुद ही किसी कंपनी का पी रेशियो निकालते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं एचडीएफसी का। एचडीएफसी का शेयर प्राइस है 1600.65 रुपीज 13 जनवरी 2023 के अनुसार और इसका ईपीएस है यानी अर्निंग्स पर शेयर है 74.83 रुपीज। तो पी रेशियो होगा करंट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस यानी 1600.65 डिवाइडेड बाय 74.83। तो एचडीएफसी का पी रेशियो निकलेगा 21.39। अगर पी रेशियो ज्यादा है यानी वो स्टॉक ओवर वैल्यूड है, जिसका ये मतलब है कि इन्वेस्टर को ये लगता है कि फ्यूचर में ये स्टॉक बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाली है। पी रेशियो हेल्प करता है सिमिलर कंपनीज को कंपेयर करने में। तो हमने एचडीएफसी का एग्जांपल लिया है, तो आप चलिए आईसीआईसीआई बैंक का पी रेशियो निकालते हैं। तो 13 जनवरी 2023 के अनुसार आईसीआईसीआई बैंक का एक शेयर का प्राइस है 873.45 रुपीज। इनका ईपीएस है 41.83। तो इनका पी रेशियो निकलेगा 873.45 डिवाइडेड बाय 41.83 विच इज इक्वल्स टू 20.88। तो एक इन्वेस्टर एचडीएफसी बैंक में 21.39 रुपीज इन्वेस्ट करता है 1 रुपए कमाने के लिए। वही आईसीआईसीआई बैंक में वही इन्वेस्टर 20.88 रुपीज इन्वेस्ट करता है 1 रुपए कमाने के लिए। तो पहला कंक्लूजन टोनी का यही है कि स्ट्रॉन्ग कंपनीज का अर्निंग्स ग्रोथ के साथ साथ पी रेशियो भी बढ़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर एक कंपनी है जिनका मार्केट कैप है 500 करोड़ एंड पीई है 50 और अर्निंग्स ग्रोथ है 25% एंड 10 साल के बाद भी अगर उनका पीई 50 है तो मार्केट कैप उस कंपनी का 4656 करोड़ होगा, जो 9.3 टाइम्स ज्यादा है। लेकिन मान लेते हैं कि अगर सेम कंपनी का पीई है 25 तो 10 साल बाद अगर पीई बढ़कर 50 होता है तो मार्केट कैप उस कंपनी का होगा 9312 करोड़, जो 18.6 टाइम्स ज्यादा है। तो टोनी का रिसर्च का दूसरा कंक्लूजन है शेयर प्राइस लगातार बढ़ने पर उस स्टॉक का पी रेशियो बहुत ऊपर चला जाता है। तब इन्वेस्टर का गोल ये नहीं होना चाहिए कि प्रॉफिट बुक करके उसे सेल कर देना, बल्कि उसे तब भी होल्ड करके रखना। तो ट्विन इंजन स्ट्रैटेजी में हमने ये सीखा कि एक कंपनी को 100 बैगर्स रिटर्न्स देने के लिए नंबर 1 ग्रोथ इन अर्निंग्स होनी चाहिए हर एक डायमेंशन में लगातार। नंबर 2 ग्रोथ इन पी रेशियो भी होनी चाहिए जिससे उसका स्टॉक प्राइस बढ़ सके फ्यूचर में। तो ये था ट्विन इंजन का कॉन्सेप्ट। तीसरे स्ट्रैटेजी पे आते हैं जो मैंने इस बुक से सीखा है, वो है माइक्रो कैप्स एंड 100 बैगर्स। इस बुक में माइक्रो कैप को डिफाइन किया गया है वो स्टॉक जिनका मार्केट कैप $300 मिलियन से कम है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है टोटल वैल्यू उस कंपनी की शेयर्स में। यानी अगर एक कंपनी का शेयर प्राइस 1 रुपए है और उसे 10 लोग ने खरीदा है तो उस कंपनी का मार्केट कैप होगा 10 रुपए। तो बेसिकली माइक्रो कैप स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जो अभी छोटे हैं बिजनेस एंड साइज में, जिस कारण उनमें स्कोप भी ज्यादा होता है 100 बैगर्स बनने का। क्योंकि इंडिया के टॉप लार्ज कैप कंपनीज जैसे रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी ये सब 100 टाइम्स ग्रो नहीं होंगे आने वाले कुछ सालों में, क्योंकि इन्होंने बहुत ग्रोथ अचीव कर लिया है लास्ट 20-30 इयर्स में। तो जितने भी लिस्टेड स्टॉक्स है बीएससी में, उनमें से अगर आप 100-200 स्टॉक्स को हटा देते हैं तो जो बाकी लिस्टेड कंपनीज है उसमें ज्यादा पोटेंशियल है 100 बैगर्स बनने का। जैसे ऑथर एग्जांपल शेयर करते हैं, स्टारबक्स 1971 में सिएटल में एक छोटा स्टोर से चालू हुआ था जो कॉफी बीन्स बेचा करता था और आज स्टारबक्स के पास $123 बिलियन का मार्केट कैप है। इस बुक में ऑथर ने SQGLP मॉडल को भी शेयर किया है जो 100 बैगर्स कंपनीज का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। S यानी साइज इज स्मॉल। 100 बैगर्स रिजल्ट अचीव करने के लिए माइक्रो कंपनीज बढ़िया रहेगा क्योंकि उनका साइज छोटा है। Q यानी क्वालिटी इज हाई फॉर बोथ बिजनेस एंड मैनेजमेंट। कंपनी का क्वालिटी एंड उस कंपनी का ओनर बहुत अच्छा होना चाहिए। G यानी ग्रोथ इन अर्निंग्स इज हाई। कंपनी को लगातार ज्यादा पैसे कमाते रहना है। L यानी लॉन्गेविटी इन बोथ Q एंड G। Q यानी क्वालिटी, G यानी ग्रोथ। लंबे समय तक, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ 20 से 25 साल से ज्यादा तक कंपनी को क्वालिटी एंड ग्रोथ पर फोकस करना पड़ेगा। और फाइनली P का मतलब है प्राइस इज फेवरेबल फॉर गुड रिटर्न। तो इस स्ट्रैटेजी में हमने सीखा कि 100 बैगर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और स्पेशली हमें छोटे कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए अगर हमें 100 बैगर्स रिटर्न्स अचीव करने हैं तो।
स्ट्रैटेजी नंबर 4 जो मैंने इस बुक से सीखा है वो है लुक फॉर ROE ग्रोथ बिफोर इन्वेस्टिंग। कोट चार्ली मुंगर का एक फेमस कोट है जो ऑथर शेयर करते हैं इस चैप्टर को समझाने से पहले। इफ अ बिजनेस अर्न्स 18% ऑन कैपिटल ओवर 20 और 30 years, even if you pay an expensive looking price, you will end up with a fine result। जिनको नहीं पता चार्ली मुंगर के बारे में, तो ये एक अमेरिकन बिलियनियर इन्वेस्टर है एंड वाइस प्रेसिडेंट है बर्कशायर हैथवे कंपनी के, और ये वॉरेन बफेट के सबसे नजदीकी पार्टनर है। तो इस कोट का सिंपल एक्सप्लेनेशन यही है कि अगर एक कंपनी पिछले 20-30 सालों से अगर अपना कैपिटल पर 18% या 20% कमा रही है और आप अगर मान लेते हैं 2023 के जनवरी में इसमें इन्वेस्ट करते हो थोड़े महंगे प्राइस पर भी, तब भी आप आने वाले 15-20 साल बाद भी आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। ये सिंपल सा कोट बहुत बड़ा क्वेश्चन को आंसर कर देता है कि मार्केट को टाइम करने से बेहतर है अच्छे कंपनीज को ढूंढो जिनका ROE रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा हो। ऑथर एग्जांपल शेयर करते हैं गैरी सोलोवे जो CEO है होम कैपिटल ग्रुप के। इस कंपनी ने लगातार 20% से ज्यादा रिटर्न्स दिया है 15 साल से, और इस एग्जांपल में वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक रिटर्न एंड ROE दोनों में बहुत बड़ा लिंक है। वो कहते हैं कि हमेशा किसी 100 बैगर्स को चुनने से पहले ये देखना चाहिए कि क्या उस कंपनी का ROE पिछले 4-5 सालों में 20% से ज्यादा रहा है या नहीं, और ये ROE प्रॉफिट मार्जिन की वजह से ही बढ़ा होना चाहिए और किसी वजह से नहीं। दूसरा, आपको अपने सिलेक्टेड कंपनीज का कैपिटल एलोकेशन भी चेक करना चाहिए, जिसका सिंपल सा मीनिंग है कि अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हो और उससे आप 20 रुपए कमाते हो तो उस 20 रुपए को आपको कैसे यूज करना है। 100 बैगर्स रिटर्न्स देने वाली कंपनीज री इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस पर फोकस करते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपने 20 रुपए बैंक में रखा तो आपको ज्यादा से ज्यादा 6 से 7% का रिटर्न्स मिलेगा, लेकिन वही अगर आप बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हो तो आप नेक्स्ट ईयर या आने वाले कुछ साल के लिए प्लानिंग कर रहे हो जहां पर आप सिमिलर या ज्यादा ROE अचीव कर सकते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी में हमने सीखा कि हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका ROE जरूर चेक करना चाहिए, स्पेशली लास्ट 3 से 5 साल का। स्ट्रैटेजी नंबर 5 जो मैंने इस बुक से सीखा है वो है स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर फाइंडिंग 100 बैगर्स। इस बुक का फाइनल चैप्टर में ऑथर शेयर करते हैं वो सारे एक्सपीरियंस एंड लर्निंग्स जो उन्होंने चार्ल्स एक्रे से मिलकर सीखा। अगर आपको याद है तो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में एक स्टोरी शेयर किया था चार्ल्स एक्रे के बारे में, जिनके स्पीच से क्रिस्टोफर मेयर इंस्पायर्ड हुए थे थॉमस फिलिप्स की बुक को पढ़ने के लिए। तो एक्रे का बहुत ही सिंपल अप्रोच है इन्वेस्टिंग का, जिसे वो कहते हैं 3-legged स्टूल। बेसिकली वो उस बिजनेस को ढूंढते हैं जो बहुत ग्रो कर रहा है अपने अर्निंग्स में, ये उनका पहला लेग है। दूसरा लेग है उस टूल का उस कंपनी का टॉप मैनेजमेंट कैसा है। तीसरा लेग है वो कंपनी अपना फ्री कैश फ्लो को कितना री इन्वेस्ट करती है अपने बिजनेस में जिससे ये ग्रोथ कंटिन्यू रह सके, और स्पेशली री इन्वेस्टमेंट पर वो ज्यादा फोकस करते हैं। तो पहला स्टेप है यू हैव टू लुक फॉर देम। उनका ये मानना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको किस चीज पर फोकस नहीं करना चाहिए, आप इस पे ध्यान दीजिए। और हमारे पास लिमिटेड टाइम एंड एनर्जी है, तो अगर आपको 100 बैगर्स रिटर्न्स अचीव करना है अपनी लाइफ में तो आपको टॉप कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको ढूंढना है वो कंपनीज जो अभी स्मॉल है और जिसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। स्टेप नंबर 2 है ग्रोथ ग्रोथ एंड मोर ग्रोथ। चार्ल्स एक्रे का ये मानना है कि एक कंपनी को 100 बैगर्स अचीव करने के लिए बहुत ग्रोथ अचीव करनी पड़ेगी। आपको उन सेक्टर्स को स्टडी करना है जो आने वाले समय में ग्रोथ अचीव कर सकती है। आपको नेगेटिव ग्रोथ सेक्टर में पैसे नहीं लगाने हैं। स्टेप नंबर 3 है लोअर मल्टीपल्स प्रिफर्ड। इसके बारे में हमने वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि आपको लोअर पी रेशियो वाले कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, जिससे जब वो सारे डायमेंशन में ग्रो करेंगे तो उनका वैल्यूएशन भी बढ़ेगा, जिससे कि आपको अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। स्टेप नंबर 4 है इकोनॉमिक मोड्स आर अ नेसेसिटी। मोड का मतलब होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जिससे कस्टमर एक स्पेसिफिक कंपनी को चूज करती है उनके कंपटीशन से। इकोनॉमिक मोड्स कई प्रकार के होते हैं। एग्जांपल, एशियन पेंट्स के पास डिस्ट्रीब्यूशन का इकोनॉमिक मोड है। श्री सीमेंट के पास लो कॉस्ट प्रोडक्शन का इकोनॉमिक मोड है। एवेन्यू सुपरमार्केट्स, जिसे हम डीमार्ट के नाम से जानते हैं, उनका इकोनॉमिक मोड है उनका साइज। ऑलमोस्ट 300 से ज्यादा स्टोर्स हैं पूरे इंडिया में उनका। तो इकोनॉमिक मोड्स एक कंपनी को हेल्प करेगा 100 बैगर्स रिटर्न्स अचीव करने में। स्टेप 5 है स्मॉलर कंपनीज प्रिफर्ड। हमने स्ट्रैटेजी 3 में इस बारे में डिस्कस किया है ऑलरेडी कि 100 बैगर्स के लिए स्मॉलर कंपनीज को चूज करना है हमें, क्योंकि बड़ी कंपनीज आपको उस रेट का रिटर्न्स नहीं दे पाएगी जो स्मॉलर कंपनीज दे सकती है। स्टेप नंबर 6 है ओनर्स ऑपरेटेड प्रिफर्ड। इस बुक के रिसर्च में ये पता लगा है कि दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट कंपनीज के पीछे एक ओनर का विजन होता है और उनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग होती है। एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल सैम वॉल्टन वॉलमार्ट के फाउंडर, स्टीव जॉब्स एप्पल के फाउंडर, जेफ बेजोस अमेज़न के फाउंडर, इंडिया में जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर है धीरूभाई अंबानी, टाटा ग्रुप के फाउंडर है जमशेद जी टाटा। ऑथर कहते हैं कि हैविंग अ ग्रेट ओनर ऑपरेटर आल्सो एड्स टू योर कन्विक्शन। अगर एक स्ट्रॉन्ग ओनर है तो इन्वेस्टर के मन में भरोसा भी रहता है कि ये कंपनीज ग्रो जरूर होगी फ्यूचर में, बिकॉज मुझे इनकी ओनर्स पे पूरा ट्रस्ट है। ऑथर का मानना है कि अगर बिजनेस ओनर अपने कंपनी में हेवीली इन्वेस्टेड है तो इससे भी ये प्रूव होता है कि उन्हें अपनी कंपनी पे भरोसा है, और ये बहुत ही अच्छा साइन है। स्टेप 7 है यू नीड टाइम। आपको 100 बैगर्स अचीव करने में ऑन एन एवरेज 26 साल लगेंगे, इसीलिए आपके इन्वेस्टमेंट को इतना समय देना होगा आपको। बस कुछ ही सालों में आप 100 बैगर्स रिटर्न्स अचीव नहीं कर सकते हैं। आपको बेसिकली कॉफी कैन पोर्टफोलियो को यूज करना है अपनी 100 बैगर्स के जर्नी में। आपको लंबे समय तक होल्ड करके रखना है अपने स्टॉक्स को, कोई भी मूवमेंट नहीं करनी है। और अकॉर्डिंग टू ऑथर सबसे डिफिकल्ट चीज यही है एक इन्वेस्टर के लिए कि वो कुछ ना करे। तो ये थी डिटेल समरी ऑफ द बुक 100 बैगर्स स्टॉक्स दैट रिटर्न 100 to 1 एंड हाउ टू फाइंड देम बाय क्रिस्टोफर मेयर। मुझे उम्मीद है कि आपको इस डिटेल समरी से जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कौन सा पार्ट इस वीडियो का आपको अच्छा लगा। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे इस वीडियो की रीच और बढ़ेगी और आप मुझे सपोर्ट कर पाएंगे। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है जो मैंडेटरी है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैंने फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। तो आप तुरंत ही अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए और अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करिए स्टॉक मार्केट में। ऐसे ही डिटेल वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको रेगुलर स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग, पर्सनल फाइनेंस बुक्स की डिटेल समरी पसंद है एंड आपको ज्यादा नॉलेज गेन करना है कम टाइम। आज के पहले मार्केट को गिरते हुए देखा नहीं है क्या कभी? कितने दिनों बाद खुला है तो थोड़ा गिरेगा, धूल चाट के वापस खड़ा हो जाएगा। और भूल गए क्या, हमारी तो शुरुआत ही गिर के हुई थी। इसमें नया क्या हो रहा है? ये हो रहा है हर्षद कि इस बार मार्केट गिरने का कारण हम हैं। और भी अच्छा है, मार्केट के महाराजा हैं हम। अगर हमारे कारण मार्केट गिरा है ना तो हम इसे खड़ा भी कर देंगे। देख हर्षद के नाम की लोचा लफड़ा और जलेबी फाफड़ा, इसे गुजराती की लाइफ से कोई निकाल नहीं सकता। भाई डायलॉग बाजी ठीक है, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है। पैसा ही पैसे को खींचता है। लोगों को पता चलना चाहिए कि मेहताज, अंबानीज और टाटा से कम नहीं है। लेकिन तू शायद भूल रहा है कि बचपन में शांतिलाल मेहता ने जब तेरी कुंडली दिखाई थी ना, तो पंडित ने बोला था कि तेरी धन राशि पे शनि बहुत भारी है भाई।